नमस्कार साथियों, मैं जितेंद्र शेखावत आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल जीएस विद जेएस पे। साथियों, आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है राज्य मानवाधिकार आयोग। हम आयोग पढ़ रहे हैं और आयोग की सीरीज में हमने 3 आयोग जो संवैधानिक आयोग हैं वो कंप्लीट कर लिए हैं। और उसमें एक है राजस्थान लोक सेवा आयोग, दूसरा था राजस्थान निर्वाचन आयोग, तीसरा राजस्थान वित्त आयोग। और तीनों ही आयोग जो है संवैधानिक आयोग हैं। आयोग एग्जाम की दृष्टि से हम पढ़ रहे हैं वो 2 प्रकार के आयोग हम पढ़ रहे हैं। आयोग कई प्रकार के होते हैं जिसमें 2 प्रकार के हम पढ़ रहे हैं, संवैधानिक आयोग और गैर संवैधानिक आयोग। संवैधानिक आयोग से तात्पर्य है कि जिनका वर्णन संविधान में या फिर जिनके लिए प्रावधान जो है संविधान में किया गया हो, उन सबको हम संवैधानिक आयोग के नाम से जानते हैं। और जिनका प्रावधान संविधान में नहीं किया गया हो लेकिन संसद के द्वारा जिनका गठन अधिनियम बना करके किया गया हो, ऐसे आयोग को हम सांविधिक आयोग, वैधानिक आयोग या फिर गैर संवैधानिक आयोग के नाम से जानते हैं। हम जो पढ़ रहे हैं मानवाधिकार आयोग, ये गैर संवैधानिक आयोग है, सांविधिक आयोग है, वैधानिक आयोग है। इसका तात्पर्य है कि इसके लिए विधि बनाई संसद ने और संसद द्वारा अधिनियम पारित करके और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम पारित किया गया 1993 में। और मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 21 के तहत कहा गया कि प्रत्येक राज्य अपने यहाँ राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन कर सकता है और राज्य सूची एवं समवर्ती सूची से संबंधित विषयों पर जो है मानवाधिकार उल्लंघन के लिए शिकायतें सुन सकता है और उनके लिए जांच कर सिफारिश कर सकता है राज्य सरकार को उचित कार्यवाही के लिए। तो इस संबंध में जो पढ़ने जा रहे हैं हम राज्य मानवाधिकार आयोग, जो गैर संवैधानिक आयोग हैं एग्जाम की दृष्टि से, वो हम पढ़ेंगे। उनमें एक तो पढ़ेंगे राज्य मानवाधिकार आयोग तो है ही, दूसरा वाला जो हम देखेंगे वो है राज्य सूचना आयोग। राज्य सूचना आयोग, सूचना आयोग। तीसरा जो हम पढ़ेंगे वो है लोकायुक्त या उप लोकायुक्त। लोकायुक्त या लोकायुक्त और उप लोकायुक्त। और उसके बाद में एक और पढ़ेंगे हम जो एग्जाम की दृष्टि से हमारे राजस्थान की एग्जाम है की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, और एक है राज्य महिला आयोग। राज्य महिला आयोग। इस प्रकार ये जो है गैर संवैधानिक आयोग है जिनके लिए प्रावधान संविधान में नहीं किया गया है लेकिन संसद द्वारा विधि बना करके और इनके लिए अधिनियम पारित किया गया है। और ये सांविधिक और वैधानिक निकाय के नाम से या वैधानिक आयोग के नाम से जाने जाते हैं। हमने संवैधानिक आयोग में पहले बताया आपको कि एक पढ़ा है राज्य लोक सेवा आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग और राज्य वित्त आयोग। राज्य लोक सेवा आयोग का प्रावधान है वो भाग 14 के अंतर्गत संविधान के, और भाग 9 और 9 के अंतर्गत राज्य निर्वाचन आयोग और राज्य वित्त आयोग का प्रावधान किया गया है। अर्थात इनका वर्णन संविधान में है, इसलिए इनको संवैधानिक आयोग के नाम से जानते हैं। और इनका प्रावधान संविधान में नहीं है, इसलिए इनको गैर संवैधानिक आयोग के नाम से जानते हैं। तो हम देख लेते हैं राज्य मानवाधिकार आयोग के बारे में। तो मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 है, उसको राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया 1993 में। और 1993 में ही जो है मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम भी पारित किया गया। और इसके 8 अध्याय हैं जिनको 43 धाराओं के 43 धाराओं के अंतर्गत बांटा गया है। उसमें से धारा 21 से लेके और धारा 29 तक जो है वो राज्य मानवाधिकार आयोग की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, जो कि अध्याय 5 के अंतर्गत आती हैं। आज जो हम देखने वाले हैं वो धारा 21 से लेके और धारा 28-29 तक धारा जो है वो देखेंगे, वो राज्य मानवाधिकार आयोग की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। और इन 21 से लेके 29 तक ही प्रावधान किए गए हैं। नियुक्ति, त्यागपत्र हटाना, इनके वेतन, सेवा शर्तें या फिर जो है इनकी योग्यता, फिर तो आयोग है उसकी संरचना आदि के बारे में चर्चा की गई है। तो यहाँ हम सबसे पहले बात करेंगे कि मानव मानवाधिकार मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम अधिनियम 1993, और ये केंद्र के लिए था।
10 अक्टूबर 1993 को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना की गई और 1993 में अधिनियम पारित किया गया और उसी में कहा गया, इस अधिनियम के तहत जो धाराएं हैं, धारा 21 के अंतर्गत कहा गया कि प्रत्येक राज्य को अधिकार होगा अपने यहाँ राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन कर सके और उसके हिसाब से मानवाधिकारों के उल्लंघन को रोकने के प्रयास कर सके। तो यहाँ मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के अध्याय 5 धारा 21 के अंतर्गत प्रत्येक राज्य द्वारा राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन किया जा सकता है। गठन किया जा सकता है। तो जब इतना कह दिया गया तो राजस्थान के राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में कहें तो राजस्थान के राज्य निर्वाचन आयोग का गठन भी धारा 21 के अंतर्गत ही होना है कि राज्य जितने भी हैं उनके लिए जो राज्य मानवाधिकार आयोग है वो गठन होगा राज्य मानवाधिकार आयोग का, तो अध्याय 5 और धारा 21 के अंतर्गत ही होगा। तो राजस्थान के संदर्भ में बात करें तो राजस्थान के संदर्भ में राजस्थान सरकार द्वारा उपरोक्त धारा 21 की अनुपालना में दिनांक 18 जनवरी 1999 को 18, ये दो डेट बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से राजस्थान में, एक 18 जनवरी 1999 और एक 23 मार्च 2000 और एक 19 जनवरी 2001 भी इंपॉर्टेंट है। तीनों ही डेट के बारे में बात कर लेते हैं। आइए, दिनांक 18 जनवरी 1999 को राजस्थान मानवाधिकार आयोग के गठन की अधिसूचना जारी की गई। अधिसूचना तो जारी कब की गई? तो अधिसूचना की अगर बात करें तो 18 जनवरी को अधिसूचना जारी 18 जनवरी 1999 को जो है अधिसूचना जारी की गई। इसके अलावा फिर हम बात करेंगे कार्य प्रारंभ कब किया? कार्य प्रारंभ किया गया 23 मार्च 2000 को। इसके द्वारा राजस्थान मानवाधिकार आयोग द्वारा कार्य प्रारंभ किया गया। तो कौन सी डेट थी वो? 23 मार्च 2000 को। और इसके संबंध में विनियम बनाए गए राजस्थान मानवाधिकार आयोग नियम 2001 में बनाए गए जो कि 19 जनवरी
2001 से प्रभावी हुए, 1 से प्रभावी हुए। ये तीनों डेट इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली डेट है 18 जनवरी, और 18 जनवरी कब? 1999। और इसके बाद में बात करें तो 23 मार्च 2000 और 19 जनवरी 2001। 18 जनवरी 1999 को अधिसूचना जारी की गई। 23 मार्च 2000 को कार्य प्रारंभ किया राजस्थान मानवाधिकार आयोग द्वारा, और 2001 में 19 जनवरी को जो विनियम थे वो प्रभाव में आए, अर्थात राजस्थान राज्य मानवाधिकार द्वारा किस प्रकार से कार्य किए जाएंगे उसके लिए नियम विनियम बनाए गए, वो 2001 में बनाए गए और वो प्रभावी है 19 जनवरी 2001 से। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं, गठन की बात हो गई तो गठन जो है किया जा चुका है। तो अब हम बात कर रहे हैं धारा 21 के अंतर्गत गठन की बातें हो गई। तो धारा 21 में, धारा 21 के अंतर्गत गठन, और ये धारा 21 कौन से में आता है? अध्याय 5 के अंतर्गत। किस में आता है? कौन से अध्याय में आता है? अध्याय 5 के अंतर्गत। अध्याय 5 के, अध्याय 5 और धारा 21 के अंतर्गत जो है गठन किया गया। और गठन के बाद में हम बात करें संरचना, तो राजस्थान मानवाधिकार आयोग की ही नहीं, 2006 से पूर्व सभी राज्यों के लिए जो राज्य मानवाधिकार आयोग थे उनकी संरचना एक अध्यक्ष प्लस 4 सदस्यों से होंगी। इसका तात्पर्य है कि एक अध्यक्ष होगा और 4 सदस्य होंगे, लेकिन 2006 के बाद में इनकी संरचना में बदलाव किया गया और एक अध्यक्ष प्लस अधिकतम 2 सदस्य रखे गए। तो 2006 से पूर्व संरचना की बात करें, संरचना की बात करें तो संरचना एक अध्यक्ष प्लस 4 सदस्य, ये कब की है? 2006 से पूर्व। तो 2006 के पश्चात क्या है? तो 2006 के पश्चात है एक अध्यक्ष, अध्यक्ष एक होगा, साथ में 2 सदस्य होंगे, और ये 2006 में संशोधन के पश्चात, 2006 के पश्चात। और ये बात हो गई यहाँ संरचना की। अभी हमारे यहाँ गंगाराम मूलचंदानी साहब अध्यक्ष हैं, और फिर रामचंद्र सिंह झाला जी और अशोक कुमार गुप्ता 2 सदस्य हैं वर्तमान में। अगर बात की जाए, लिखेंगे जब लास्ट में इन चीज़ों को पढ़े, लास्ट में ये जो धाराएं हैं इनको कंप्लीट करेंगे, उसके बाद में राजस्थान के संदर्भ में बात करेंगे कि अब तक राजस्थान मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन कौन रहे हैं, कितने अभी तक टोटल सदस्य हैं, कार्यवाहक अध्यक्ष कौन कौन रहे हैं, इनकी भी बात करेंगे। लेकिन हम यहाँ संरचना की बात कर रहे हैं, और संरचना में योग्यता की अगर बात की जाए कि अध्यक्ष और सदस्य के पद के लिए क्या क्या योग्यता चाहिए होती है, तो ये भी धारा 21 के अंतर्गत ही बताई हुई है। और योग्यता की बात करें, सबसे पहले अध्यक्ष की योग्यता देख लेते हैं। तो अध्यक्ष की योग्यता 2019 से पूर्व, ध्यान से सुनेंगे, 2019 से पूर्व अध्यक्ष की योग्यता के बारे में यह था कि उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश हो, जो सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश को अध्यक्ष बनाया जाएगा। मुख्य न्यायाधीश की शर्त थी 2019 से पूर्व। इसीलिए हम पढ़ेंगे कि 4 जो 2019 से पहले 4 जो है अध्यक्ष रहे हैं, वो चारों के चारों कहीं न कहीं मुख्य न्यायाधीश रहे हैं किसी उच्च न्यायालय में। उसके बाद में जो 2 हैं वो न्यायाधीश रहे हैं। अब 2019 के बाद में मुख्य न्यायाधीश की शर्त को हटा दिया गया है, और वर्तमान में केवल न्यायाधीश या सेवानिवृत्त न्यायाधीश को भी, उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश को भी क्या बनाया जा सकता है? राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष बनाया जा सकता है। अध्यक्ष के लिए योग्यता क्या है? 2019 में संशोधन के पश्चात, संशोधन के पश्चात पश्चात उच्च न्यायालय के, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त सेवानिवृत्त न्यायाधीश को, सेवानिवृत्त न्यायाधीश अध्यक्ष बनाया जा सकता है।
तो 2019 में संशोधन के पश्चात क्या है? 2019 में संशोधन के पश्चात उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश और पूर्व 2019 से पूर्व तो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश, वो भी कैसा? उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश, सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश। यहाँ दो बातें समझ में आ रही होगी आपके कि पहले जो शर्त थी अध्यक्ष पद के लिए वो 2019 से पूर्व उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होना चाहिए, और संशोधन के पश्चात 2019 में जो संशोधन किया गया उसमें लिखा गया उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश जो हैं वो अध्यक्ष पद के लिए योग्य हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं सदस्य की योग्यता के बारे में, और सदस्य में दो सदस्य होंगे तो एक सदस्य तो होना चाहिए क्या? एक सदस्य वर्तमान या सेवानिवृत्त, दोनों में से कोई भी हो, या तो वर्तमान में हो या सेवानिवृत्त हो चुके हों। वर्तमान या सेवानिवृत्त न्यायाधीश, सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के वर्तमान या सेवानिवृत्त न्यायाधीश, या तो, या ये नहीं है, फर्स्ट की ही बात चल रही है, पहले सदस्य की, उच्च न्यायालय के वर्तमान या सेवानिवृत्त न्यायाधीश हो। अगर उच्च न्यायालय के नहीं है तो फिर वो जिला न्यायालय के या जिला न्यायालय के, वही दोनों, या तो वर्तमान या फिर सेवानिवृत्त न्यायाधीश। लेकिन यहाँ एक शर्त रख दी, उच्च न्यायालय के तो वर्तमान या सेवानिवृत्त न्यायाधीश हों, भले कितने ही टाइम के लिए रहे हों, बस रहे हुए हों, इतना हो। लेकिन यहाँ सदस्य में दूसरी वाली जो पहले वाले सदस्य की योग्यता है, या तो उच्च न्यायालय का वर्तमान या सेवानिवृत्त न्यायाधीश हो, या फिर जिला न्यायालय के वर्तमान सेवानिवृत्त न्यायाधीश हो, जिनको जिनको कम से कम 7 वर्ष का अनुभव हो, कम से कम 7 वर्ष का अनुभव हो। इसका तात्पर्य है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं वर्तमान या सेवानिवृत्त, तो फिर समय की पाबंदी नहीं है, समय के लिए समय की शर्त नहीं है कि कितने समय के लिए रहे हो। लेकिन जिला न्यायालय के न्यायाधीश हैं तो फिर 7 वर्ष की जो है इनके लिए समय सीमा न्यूनतम कर दी गई कि न्यूनतम अनुभव इतना तो होना ही चाहिए जिला न्यायालय के अगर न्यायाधीश रहे हैं तो। पहले सदस्य की योग्यता है ये। दूसरे सदस्य की योग्यता की बात करें, दूसरे सदस्य की योग्यता इतनी है कि मानवाधिकारों का विशेष ज्ञान हो, मानवाधिकारों का विशेष ज्ञान हो। तो यहाँ पहली एक सदस्य, प्रथम सदस्य, और ये बात करते हैं द्वितीय सदस्य। और यहाँ ऊपर बात हो गई किसकी? अध्यक्ष की। तो ये तीनों जो अध्यक्ष और सदस्य हैं उनकी बात हमने कर ली इसकी योग्यता की। तो हमने देखा कि गठन धारा 21 के अंतर्गत किया जाता है राज्य मानवाधिकार आयोग का, और उसके अंतर्गत फिर जो सदस्य आते हैं उसकी संरचना की बात की तो 1+2 है वर्तमान में, और योग्यता उनके लिए क्या होनी चाहिए उसकी बात हमने कर ली। अब आ जाते हैं हम उसकी नियुक्ति। अब ये नियुक्ति वगैरह जो है तो धारा 22 के अंतर्गत आती है। कौन सी धारा में आती है? धारा 22। और धारा 22 में क्या है? एक तो नियुक्ति लिखी हुई है, यह नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी? नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाएगी। राज्यपाल द्वारा, क्या राज्यपाल खुद से कर देगा क्या? नहीं, राज्यपाल और जो नियुक्तियां हैं ज्यादातर वो मंत्री परिषद की सलाह से करता है, लेकिन यहाँ मंत्री परिषद की सलाह नहीं है तो फिर किसकी सलाह?
यहाँ एक समिति की सिफारिश के आधार पर राज्यपाल जो है राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्यों और अध्यक्ष की नियुक्ति करेगा। और यहाँ जो है समिति के अंदर 4 सदस्य रहेंगे, अध्यक्ष समेत। मुख्यमंत्री इनके अध्यक्ष होंगे, गृह मंत्री, विधानसभा के अध्यक्ष और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष 3 सदस्य इस समिति के अंतर्गत होंगे। तो राज्यपाल द्वारा समिति की सिफारिश पर समिति की सिफारिश के आधार पर तो यहाँ समिति की सिफारिश हो गई। अब समिति में कौन कौन होंगे, तो समिति देख लीजिए। यहाँ समिति में अध्यक्ष तो रहेंगे मुख्यमंत्री, तो समिति के अध्यक्ष कौन रहेंगे, अध्यक्ष मुख्यमंत्री। इनके अलावा फिर कौन कौन रहेंगे, ये मुख्यमंत्री तो एक तो हो ही गए। सदस्यों की बात करें तो सदस्य होंगे एक तो गृह मंत्री, और कौन होंगे, गृह मंत्री के अलावा विधानसभा अध्यक्ष और विधानसभा अध्यक्ष के अलावा कौन रहेगा, एक रहेंगे नेता प्रतिपक्ष, एक रहेंगे कौन, नेता प्रतिपक्ष। और यहाँ बात करते हैं शपथ की, तो शपथ किसके द्वारा दिलाई जाएगी, तो ज्यादातर शपथ कौन दिलाता है इन मामलों में, तो राज्यपाल द्वारा। शपथ की बात करें, शपथ राज्यपाल या उनके द्वारा अधिकारित व्यक्ति, राज्यपाल द्वारा आप तो लिख दो यहाँ। और फिर राज्यपाल किसी को निर्धारित करे तो वो शपथ दिला सकते हैं। तो यहाँ धारा 21 और 22 की बात हो गई। 21 में अपने गठन की बात हो गई, संरचना और योग्यता। 22 में नियुक्ति और शपथ की बात हो गई। 23 में हटाना और फिर त्यागपत्र की बात करते हैं। तो त्यागपत्र तो राज्यपाल को देंगे। तो 23 में बात करते हैं। 23 में धारा 23 और धारा 23 में क्या है, या तो त्यागपत्र या फिर इनको हटाना। तो हटाना और त्यागपत्र जो है वो धारा 23 के अंतर्गत आता है। धाराएं इंपॉर्टेंट है आजकल, जो है एग्जाम में एग्जामिनर के द्वारा धारा भी पूछी जा सकती है, इसलिए केवल प्रावधान याद नहीं रखे कि त्यागपत्र किसको देते हैं, हटाया किनके द्वारा जा सकता है, मेंबर और अध्यक्ष को, बल्कि इनकी धाराएं इंपॉर्टेंट है। तो धाराएं भी याद रखें कि 21 के अंतर्गत क्या है, 22 में क्या है, 23 में क्या है, 24, 26, 27, 28 और 29 तक इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ धारा 23 में हम बात करें त्यागपत्र की, त्यागपत्र राज्यपाल को, और राज्यपाल को मेंबर भी राज्यपाल को देंगे, और चेयरमैन अर्थात अध्यक्ष और सदस्य दोनों किसको देंगे, त्यागपत्र राज्यपाल को। फिर बात करें हटाना, तो यहाँ हटाना किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा। हमने पढ़ा था राजस्थान लोक सेवा आयोग, और उसमें भी राष्ट्रपति हटाते हैं, ठीक वैसे ही प्रक्रिया है। सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जांच की जाएगी किसकी, कदाचार की, और कदाचार के आधार पर राष्ट्रपति इनको हटा सकता है। कदाचार के दोषी होने के अलावा और भी तरीके हैं जिन, या फिर और भी कारण हो सकते हैं जिनके आधार पर राष्ट्रपति मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष को और सदस्यों को हटा सकता है। तो यहाँ बात करते हैं हम राष्ट्रपति द्वारा, और क्यों हटा जाएगा, राष्ट्रपति द्वारा कदाचार का दोषी होने पर। कौन, सदस्य या अध्यक्ष होने पर। और ये कौन बताएगा कि कदाचार का दोषी है या नहीं, सर्वोच्च न्यायालय की जांच। कौन बताएगी ये चीज, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जांच। और ये जांच कौन सौंपेगा, राष्ट्रपति सौंपेगा। किसको, ये सौंपेगा सुप्रीम कोर्ट को कि भैया जांच करके बताओ इनके अध्यक्ष साहब और सदस्य साहब के ऊपर जो इल्जाम लगाया वो ठीक है या फिर यूं ही लगाया गया है। तो फिर सर्वोच्च न्यायालय इसकी जांच करेगा। जांच के दौरान इनका निलंबन किया जा सकता है। तो निलंबन किसके द्वारा किया जाएगा, वो राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। तो निलंबन राज्यपाल के द्वारा। अन्य कारण हटाना, राष्ट्रपति निम्न कारणों से भी हटाया जा सकता है। निम्न कारणों से भी हटाया जा सकता है। और भैया ये कारण कौन कौन से हैं, अगर वो दिवालिया हो जाए, कोई व्यक्ति अध्यक्ष है या सदस्य है तो वो दिवालिया होने पर
राष्ट्रपति उसको हटा देगा। दूसरा, वो मानसिक या शारीरिक रूप से अक्षम होने पर, और तीसरी बात अगर करें, दिवालिया होने पर, मानसिक और शारीरिक रूप से अक्षम होने पर, न्यायालय द्वारा दोषी ठहराए जाने पर, किसी भी केस में अगर न्यायालय उसको दोषी ठहरा दे तो न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध होने पर, और अगर वो कोई लाभ का पद ले ले तो लाभ का पद ग्रहण करने पर भी राष्ट्रपति उसको हटा सकता है, पद ग्रहण करने पर। इतनी बातें हैं जो आपको हटाने के अंतर्गत याद रखनी है। हटाने में क्या क्या है, तो राष्ट्रपति द्वारा कदाचार का उसके ऊपर दोष सिद्ध हो जाए और इसकी जांच किसके द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा की जाएगी, तो ऐसे में राष्ट्रपति उसको हटा सकता है। इसके अलावा फिर राष्ट्रपति अन्य कारणों से भी हटा सकता है, अगर वो दिवालिया घोषित हो जाए या फिर वो मानसिक शारीरिक रूप से अक्षम है न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध होने पे और लाभ का पद ग्रहण करने पर, और एक कारण और है, अगर राष्ट्रपति को लगे कि उसका नैतिक रूप से पतन हो चुका है और वो व्यक्ति नैतिक रूप से जिम्मेदार व्यक्ति नहीं है, तो उसको राष्ट्रपति सदस्य या अध्यक्ष को इस कारण से भी हटा सकता है। तो यहाँ हटाने और त्यागपत्र की बात धारा 23 के अंतर्गत हो गई। धारा 24 के अंतर्गत हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो धारा 24 में हम पढ़ेंगे, धारा 24 में हम पढ़ने वाले हैं पदावधि। पदावधि, और पदावधि की बात करें तो वर्तमान में क्या है, वर्तमान 3 या 70 वर्ष, जो भी पूर्व पहले हो, जो भी पहले हो। और यहाँ हमने 2019 में बात करी थी कि 2019 में एक संशोधन किया गया था राज्य मानवाधिकार आयोग को लेके, और वो संशोधन था कि मुख्य न्यायाधीश पहले जहां अध्यक्ष बनने के लिए जो योग्य थे वो न्यायाधीश कर दिया गया, अर्थात न्यायाधीश को भी क्या बनाया जा सकता है, अध्यक्ष। ठीक उसी प्रकार पहले 2019 में ही 2019 से पूर्व 5 वर्ष या 70 वर्ष जो पदावधि होती थी उसको 3 वर्ष या 70 वर्ष कर दिया गया। अर्थात कोई व्यक्ति अगर 70 वर्ष का पहले हो जाता है लेकिन उसका कार्यकाल 3 वर्ष पूरा नहीं हो पाता है तो वो फिर क्या है, पद पे नहीं रहेगा। और अगर 3 वर्ष का कार्यकाल पूरा कर लेता है, फिर जरूरी नहीं है कि वो 70 वर्ष की आयु तक वहां रहे, तो जो भी पहले हो वो उसका कार्यकाल रहेगा। 2019 से पूर्व क्या था, तो 2019 से पूर्व ये थी 5-70 वर्ष, जो भी पहले हो, तो भी पहले हो। तो ये पदावधि हो गई, ये आती है 24 के अंतर्गत। और यहाँ पुनर्नियुक्ति इनकी की जा सकती है, तो पुनर्नियुक्ति के पात्र हैं, पुनर्नियुक्ति की जा सकती है, अध्यक्ष और सदस्यों की पुनर्नियुक्ति की जा सकती है। तो यहाँ बात हो गई ये पुनर्नियुक्ति की। लेकिन दूसरी सेवा अर्थात भारत सरकार और राज्य सरकार के अंतर्गत दूसरे किसी विभाग में या फिर दूसरे किसी कार्यालय में इनका नियोजन नहीं किया जा सकता यहाँ से हटाए जाने के बाद। इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। धारा 25 में आ जाएं। धारा 25 में है, धारा 25, और धारा 25 में क्या है, कार्यवाहक अध्यक्ष। कार्यवाहक अध्यक्ष कौन होगा, सदस्यों में से किसी को भी बनाया जा सकता है। किसके द्वारा बनाया जा सकता है, राज्यपाल द्वारा। राज्यपाल द्वारा सदस्यों में से किसी को बनाया जा सकता है, किसी को बनाया जा सकता है। एक बात आपको यहाँ ध्यान रखनी है। धारा 26 की बात करें तो धारा 26 में सेवा शर्तें और वेतन है। तो धारा 26 में क्या है, वेतन एवं सेवा शर्तें, वेतन एवं सेवा शर्तें।
धारा 26 में वेतन एवं सेवा शर्तें हैं। इनका निर्धारण वेतन का और सेवा शर्तों का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? राज्य सरकार के द्वारा, राज्य सरकार द्वारा। पहली बात निर्धारण। दूसरी बात, अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। अलाभकारी परिवर्तन का तात्पर्य है कि वेतन और इनको जो सुख सुविधाएं मिलती है नहीं किया जा सकता, बढ़ाया जा सकता है वेतन को और सुख सुविधाओं को कम नहीं किया जा सकता। तो अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। और इसके बाद में हम बात करें तो यहाँ अध्यक्ष का वेतन, अध्यक्ष अध्यक्ष को वेतन मिलता है मुख्य न्यायाधीश के बराबर। के न्यायाधीश समान। और मुख्य न्यायाधीश कौन सा बड़ा? राज्य का, यानी कि उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश के समान। और इनको मिलता है सदस्यों को सदस्य न्यायाधीश के समान। ये वेतन की बात कर रहे हैं हम, न्यायाधीश के समान। तो ये दोनों हैं मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीश कहाँ के? उच्च न्यायालय के। कहीं आप सर्वोच्च न्यायालय समझ लें। राज्य की बात हो रही है तो राज्य के न्यायाधीश और मुख्य न्यायाधीश के समान ही वेतन पत्ते होंगे। इसी बात यहाँ धारा 26 के अंतर्गत लिखी हुई। तो हमने धारा 21 को पढ़ लिया, 22, 23, 24, 25, 26 तक हम पहुंच गए। 27 में इसके अधिकारी और कर्मचारी वृंद की बात की गई है 27 में। तो 27 में क्या लिखा हुआ है? धारा 27 में अधिकारी एवं कर्मचारी वृंद। तो हम दो अधिकारियों की बात कर लेते हैं यहाँ पे। एक तो है इसका सचिव होगा, और सचिव जो होगा राज्य स्तर के सचिव स्तर का व्यक्ति होगा। जो आयोग का आपसे पूछा जा सकता है कि आयोग का मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन होता है? तो आयोग का मुख्य कार्यकारी अधिकारी आयोग का सचिव होता है। तो सचिव आयोग का मुख्य कार्यकारी अधिकारी आयोग का मुख्य कार्यकारी अधिकारी होगा, जो प्रशासनिक कार्यों को सारों को देखेगा। अध्यक्ष और सदस्य तो क्या है? वो तो मानवाधिकारों के उल्लंघन से संबंधित जितने भी कार्य हैं और मानवाधिकारों के उल्लंघन को किस प्रकार से रोका जाए, मानवाधिकारों का कैसे संरक्षण हो, मानवाधिकारों को किस प्रकार बढ़ावा मिले, उनके शोध में फिर या फिर उनके राज्य के अंतर्गत जितनी एजेंसियां हैं जो मानवाधिकारों के लिए काम कर रही हैं उनको प्रोत्साहित करने आदि के लिए जो योजनाएं बनाने का काम है, ऐसे कामों को अध्यक्ष और सदस्य देखते हैं। लेकिन आयोग के प्रशासनिक कार्यों को देखने के लिए सचिव है जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी होगा। उसके बाद में हम बात करें तो सचिव के बाद में एक अधिकारी और होगा, और वो होगा, इसकी एक अन्वेषण शाखा होती है। किसकी? आयोग की खुद की एक अन्वेषण शाखा होती है। और ये क्या करती है? ये जांच करती है कि इस जो भी शिकायतें प्राप्त हुई है कि वो वास्तव में सही है। और उसके लिए अन्वेषण शाखा का जो इंचार्ज होता है, अन्वेषण शाखा के अंतर्गत जो हेड होता है, वो किसी भी सूरत में आपके आईजीपी अर्थात पुलिस महानिरीक्षक से नीची रैंक का व्यक्ति नहीं होगा। अर्थात या तो आईजीपी होगा या फिर एडीजीपी होगा या फिर डीजीपी होगा। ये तीन व्यक्ति होंगे जिनको, तो मोस्टली कौन होता है? आईजी ही यहाँ जो है इस चीज का इंचार्ज होता है अन्वेषण शाखा का। तो अन्वेषण शाखा के अंतर्गत जो अधिकारी होगा आईजी रैंक का, और ये ये कम से कम ये रैंक होनी चाहिए आईजी रैंक। इससे नीचे का जो नीची रैंक का अधिकारी अन्वेषण शाखा का अध्यक्ष या फिर इंचार्ज नहीं हो सकता। तो आईजी रैंक का व्यक्ति या फिर यूं कहे आईजी रैंक का अधिकारी
आईजी रैंक का अधिकारी इसका प्रमुख होगा। जो मानवाधिकार आयोग के कार्यों में, जांच वाले कार्यों में हेड का काम करेगा, प्रमुख का काम करेगा। इसके बाद में बात करें तो धारा 27 के बाद में आती है धारा 28, और धारा 28 में क्या आ जाता है भैया, रिपोर्ट आ जाती है। क्या आ जाती है? रिपोर्ट। तो रिपोर्ट तो आप सबको पता है आयोग द्वारा किसको सौंपी जाएगी, तो आयोग द्वारा सौंपी जाएगी राज्यपाल को। आयोग द्वारा तो किसको सौंपी जाएगी? आयोग द्वारा राज्यपाल को। और राज्यपाल द्वारा किसको सौंपी जाएगी भाई? राज्यपाल द्वारा। सब रिपोर्ट, ये रिपोर्ट के मामले में सारा प्रोसीजर यही है कि जितने भी आयोग है वो आयोग रिपोर्ट किसको देंगे? राज्यपाल को। और राज्यपाल द्वारा किसको सौंपी जाएगी? तो राज्यपाल द्वारा विधानमंडल के समक्ष रखी जाएगी, विधान मंडल के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी। इतनी एक बात हो गई, ये रिपोर्ट की बात हो गई। अब बात कर लेते हैं धारा 29 की। और धारा 29 में यह है कि राष्ट्रीय राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की कुछ धाराओं का, मानवाधिकार आयोग के कुछ उपबंधों का, मानवाधिकार आयोग के कुछ उपबंधों का या फिर राज्य मानवाधिकार आयोग पर लागू होना। तो प्रावधान तो यह है, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के अंतर्गत अध्याय 5 है। अध्याय 5 में 21 से लेके मोटा मोटा 28-29 तक जो है वो राज्य मानवाधिकार आयोग के हिसाब से इम्पोर्टेंट धाराएं हैं। धारा 21 में हमने पढ़ा जो गठन, गठन के साथ में फिर संरचना कैसी, गठन 21 के तहत किया जाता है। और फिर इसकी संरचना संरचना वर्तमान में 1+2 है। फिर योग्यताओं की बात करें तो योग्यता में हमने देखा कि योग्यता अध्यक्ष के लिए जो है मानवाधिकार आयोग का जो अध्यक्ष होगा वो अध्यक्ष होगा वो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश वर्तमान में योग्यता है, या तो सेवानिवृत्त हो। सेवानिवृत्त न्यायाधीश को राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष बनाया जा सकता है। सदस्य के अंतर्गत वर्तमान में या फिर सेवानिवृत्त राज्य जो है उच्च न्यायालय का न्यायाधीश या फिर जिला न्यायालय का न्यायाधीश हो, जिसे 7 वर्ष का अनुभव हो, या तो वर्तमान में हो, सेवानिवृत्त हो। फिर दूसरा सदस्य होगा जिसे विशेष ज्ञान हो किसका? मानवाधिकारों का। 22 के अंतर्गत हमने नियुक्ति और शपथ की बात की। तो नियुक्ति राज्यपाल द्वारा 4 व्यक्तियों की सिफारिश के आधार पर की जाती है। 4 का पैनल होता है, मुख्यमंत्री अध्यक्ष होता है, गृह मंत्री, विधानसभा अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष अन्य जो है सदस्य होते हैं। इसके बाद में शपथ राज्यपाल द्वारा 23 में हटाने की और त्यागपत्र की। तो त्यागपत्र किसको देता है? राज्यपाल को। हटाया किसके द्वारा जाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा। 24 में कार्याल अवधि या फिर पदावधि, जो कार्यकाल जो है वो कितना होगा? तो कार्यकाल होगा अपना 3 वर्ष या 70 वर्ष, जो भी हो, अधिक हो। उसके बाद में हम देखें 25 में कार्यवाहक अध्यक्ष की व्यवस्था है, अर्थात सदस्यों में से किसी एक को कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया जा सकता है। कब? जब अध्यक्ष अनुपस्थित हो, या फिर अध्यक्ष का पद रिक्त हो, या अध्यक्ष की मृत्यु हो जाए। इन अवस्थाओं में राज्यपाल द्वारा किसी को भी कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया जा सकता है सदस्यों में से। फिर इसके बाद में 26 में हमने देखी सेवा शर्तें और वेतन। वेतन मुख्य न्यायाधीश के बराबर होगा अध्यक्ष का, और न्यायाधीश के बराबर होगा सदस्यों का। और न्यायाधीश और मुख्य न्यायाधीश किसके? उच्च न्यायालय के। इसके बाद में सेवा शर्तें राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की जाती है और इनमें अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। इसके बाद में हमने देखा धारा 27 में तो अधिकारी और कर्मचारी गण। तो यहाँ अधिकारियों में हमने देखा सचिव और आईजी रैंक का जो अन्वेषण शाखा का हेड होता है वो। 28 में हमने देखा रिपोर्ट। 29 में कुछ उपबंध हैं जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के हैं वो राज्य मानवाधिकार आयोग पे भी लागू हो सकते हैं। इसके बाद में हम देखेंगे कि अब तक के राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन कौन रहे हैं। तो अध्यक्षों की अगर बात करें तो इतना का आप ध्यान रख सकते हैं कि यहाँ मानवाधिकारों के लिए
अध्यक्षों को याद करने के लिए एक थोड़ी सी छोटी सी ट्रिक मेरे द्वारा बनाई गई है। या अच्छी लगे तो आप इस प्रकार याद कर सकते हैं, नहीं तो पढ़ाई के दौरान आप अपनी ट्रिक्स भी बना सकते हैं, अलग अलग चैप्टर के लिए अलग अलग प्रकार से ट्रिक। अपना काम इतना है कि एग्जाम होने तक चीज़ों को याद रखना है। उसके बाद में आपको याद रहे नहीं रहे उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये एग्जाम हो जब तक हम चीज़ों को इतनी चीज़ों को पढ़ेंगे तो वो याद होना मुश्किल है। तो इस पर और कई बार क्या है कंफ्यूजन होता है कि इस साथ साथ आयोग हम पढ़ते हैं तो फिर कौन सा वाला कौन से का अध्यक्ष था इन सब का, तो इनके लिए प्रैक्टिस की भी ज़रूरत रहती है। लेकिन कुछ ट्रिक हैं जो काम कर सकती है, तो आप अपने अकॉर्डिंग भी ट्रिक्स बना सकते हैं और अपने अकॉर्डिंग ट्रिक बना के याद रखेंगे तो वो ज़्यादा सरल रहेगा आपके लिए। लेकिन कुछ ट्रिक हैं जो मैं आपको बता दे रहा हूँ, उनके द्वारा भी आप इन चीज़ों को याद रख सकते हैं। बाकी ज़्यादा ठीक तो तब रहेगा जब आपके द्वारा खुद के द्वारा ट्रिक्स बनाई जाए और उनको याद रखने के प्रयास किया जाए केवल एग्जाम तक। उसके बाद याद रहे नहीं रहे कोई इश्यू नहीं है। मानवाधिकारों के लिए कांता एवं सैयद, कांता एवं सैयद नंगे पैर गोपाल गंगा गए, गोपाल गंगा गए। ठीक है, तो ये 6 मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष रहे हैं वर्तमान तक राजस्थान के। और उनमें सबसे पहली है कांता कुमारी भटनागर, कांता कुमारी भटनागर। दूसरे रहे हैं, पहली है कांता कुमारी भटनागर, दूसरे रहे हैं सैयद सगीर अहमद, तीसरे रहे हैं नगेंद्र कुमार जैन, तीसरे नगेंद्र कुमार जैन, चौथे हैं आपके प्रकाश कुमार टाटिया या प्रकाश टाटिया, पांचवे आपके हैं गोपाल कृष्ण व्यास, गोपाल व्यास। और छठे जो वर्तमान में हैं वो है गंगाराम चंदानी, छठे नंबर के हैं फूल चंदानी। बीच बीच में जब हैं तो कार्यवाहक अध्यक्ष भी रहे हैं, कार्यवाहक अध्यक्ष भी 14 रहे, सॉरी सदस्य 14 रहे हैं, उनमें से कार्यवाहक अध्यक्ष 6 बनाए गए हैं। तो जो अध्यक्ष हैं वो 6 रहे हैं अभी तक, कार्यवाहक अध्यक्ष भी 6 रहे हैं, उनकी भी बात करेंगे। लेकिन अध्यक्ष ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो अध्यक्ष कौन कौन रहे? कांता कुमारी भटनागर सबसे पहले अध्यक्ष बनी थी किसकी? राज्य मानवाधिकार आयोग की, और एकमात्र महिला है और प्रथम महिला है राजस्थान की। और ये राजस्थान की प्रथम उच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश रही थी, और ये मद्रास न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश रही थी प्रथम। और इनकी जो विशेषताएं हैं कभी चर्चा करेंगे अलग से टॉपिक में सारी, लेकिन यहाँ जो इम्पोर्टेंट बातें हैं इनके बारे में वो कर ली जाए। तो यहाँ सबसे पहले कांता कुमारी भटनागर, ये कब से कब तक रही? तो मार्च में काम स्टार्ट किया था, 23 मार्च को किसने? मानवाधिकार आयोग ने, राज्य मानवाधिकार आयोग ने मार्च 2000 में। और ये मार्च 2000 से लेके और अगस्त 2000 तक रही थी, अगस्त 2000 तक। तो सबसे कम कार्यकाल इन्हीं का रहा था, सबसे कम कार्यकाल किसका रहा था? इनका। तो कांता कुमारी भटनागर की बात करें तो कांता कुमारी भटनागर का कार्यकाल रहा मार्च 2000 से लेके अगस्त 2000 तक। दूसरा हम देख रहे हैं कौन है? सैयद सगीर अहमद, सैयद सगीर अहमद साहब। और इनकी बात करी जाए तो उच्चतम न्यायालय के एकमात्र न्यायाधीश हैं जो राज्य मानवाधिकार, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष रहे। और इनका कार्यकाल रहा फरवरी फरवरी 2021 से लेके, ओ सॉरी 2001 से लेके, एक से, और इनका रहा जून 2004 तक, 2004 तक इनका कार्यकाल रहा। तीसरे कौन रहे? तो तीसरे हम देख रहे हैं नगेंद्र कुमार जैन, और प्रथम अध्यक्ष हैं जिन्होंने कार्यकाल पूरा किया नरेंद्र कुमार जैन। और नगेंद्र कुमार जैन ने कार्यकाल पूरा किया, तो ये कब से कब? जुलाई 2005 से 2005 से
जुलाई 2010 का कार्यकाल रहा, जुलाई 2010। और इसके बाद में हम बात करें चौथे चौथे हैं आपके प्रकाश कुमार टाटिया। और प्रकाश टाटिया ने कब से कब काम किया? तो प्रकाश टाटिया इन्होंने कार्य किया जो है मार्च 2016 से। तो देखिए 2010 से 2016 तक केवल कार्य का वाहक अध्यक्ष हैं, वो काम देखते रहे राज्य मानवाधिकार आयोग का। तो यहाँ मार्च 2016 से और नवंबर 2019 तक इन्होंने कार्यकाल देखा अपना, 2019 तक। और 2019 में जब फिर 3 वर्ष का कार्यकाल कर दिया गया, मिनिमम वो मैक्सिमम 3 वर्ष, पहले 5 वर्ष था, 5 सत्र था, बाद में 3 सत्र कर दिया गया। तो उसके बाद में फिर कार्यकाल पूरा किया किसने? अपना दूसरा कार्यकाल पूरा करने वाले व्यक्ति थे गोपाल कृष्ण व्यास, जिन्होंने 3 साल का पूरा कार्यकाल अपना किया, गोपाल कृष्ण व्यास। और इनके द्वारा कब से कब? जनवरी 2021 से जनवरी 2024 तक कार्यकाल इनका रहा। और इसके बाद में गंगाराम मूलचंदानी है, यह हैं वर्तमान में 6 नंबर पे हैं गंगाराम मूलचंदानी। और गंगाराम मूलचंदानी का कार्यकाल है जून 2024 से, जून 2024 से लगातार, 2024 से लगातार। सदस्य वर्तमान में कौन कौन है? तो वर्तमान में सदस्यों की अगर बात की जाए तो वर्तमान में सदस्य हैं, वर्तमान सदस्य तो एक तो हैं आपके रामचंद्र सिंह झाला, रामचंद्र सिंह झाला जो इनसे पहले कार्यवाहक अध्यक्ष थे, रामचंद्र सिंह झाला। और दूसरी अगर बात की जाए तो अशोक कुमार गुप्ता। दूसरे कौन है? अशोक कुमार गुप्ता। तो ये दो, ये हैं इनके सदस्य। 6 अब तक कुल सदस्य 14, कुल सदस्य रहे अब तक कितने हैं? 14। और इन 14 में से 6 सदस्य कार्यवाहक अध्यक्ष रहे, कार्यवाहक अध्यक्ष रहे, यह इतना ध्यान रखना है। अब सर्वाधिक कार्यकाल की बात करें तो सर्वाधिक कार्यकाल अगर अध्यक्ष का बात करें, अध्यक्ष तो का कार्यकाल तो सर्वाधिक किसका रहा? नगेंद्र कुमार जैन का। किसका रहा? नगेंद्र कुमार जैन, जो सबसे ज्यादा कार्यकाल के लिए रहे। और सदस्य जो सबसे ज्यादा कार्यकाल के लिए रहे वो थे सबसे ज्यादा कार्यकाल के लिए सदस्य रहे, उनका नाम था पुखराज सिंघवी। क्या नाम था? पुखराज सिंघवी साहब। और अगर बात करें न्यूनतम, तो न्यूनतम में अध्यक्ष की बात करें, अध्यक्ष में कांता कुमारी जो प्रथम अध्यक्ष थी, कांता कुमारी, वो न्यूनतम कार्यकाल के लिए अध्यक्ष रही। और सदस्य की बात करें तो आपके नमो नारायण मीणा साहब थे, जो लोकसभा के सदस्य रहे हुए हैं और केंद्र में मंत्री भी रहे हुए हैं। नमो नारायण मीणा भी इनके सदस्य रहे हुए हैं। किसके? राज्य मानवाधिकार आयोग के, नमो नारायण मीणा। तो यहाँ बात हो गई ये। और इसके अलावा कार्यवाहक 6 सदस्य कार्यवाहक अध्यक्ष रहे, तो उसकी बात करें तो सबसे पहले रहे थे अमर सिंह गोदारा, अमर सिंह गोदारा। दूसरे बात करें तो जगत सिंह। तीसरे बात करें पुखराज सिंघवी, सबसे ज्यादा कार्यकाल रहा जिनका सदस्य के रूप में पुखराज सिंघवी, अगर याद करना चाहो तो थोड़ा सा। चौथे रहे वो HR कुड़ी, HR कुड़ी साहब।
5वें कार्यवाहक अध्यक्ष रहे शर्मा महेश चंद्र शर्मा महेश चंद्र शर्मा। और लास्ट में रहे अभी जो गंगाराम मूलचंदानी साहब से पहले थे और अभी वर्तमान में सदस्य हैं आपके, और उनका नाम है राम सिंह झाला, रामचंद्र सिंह झाला, रामचंद्र सिंह झाला। ये हो गए कार्यवाहक अध्यक्ष। अब बात कर लेते हैं कार्य और शक्तियों की। तो आपके इसके कार्य क्या क्या हैं? तो कार्य में सबसे पहले अपन लिखेंगे कार्य क्या क्या है। मानवाधिकार आयोग के कार्यों की सबसे पहले बात करें, मानवाधिकारों का उल्लंघन। अगर कहीं पे मानवाधिकारों का उल्लंघन हुआ हो, मानवाधिकारों के उल्लंघन, और उल्लंघन के दौरान उल्लंघन उल्लंघन को रोकने उल्लंघन को रोकने में किसी लोक सेवक द्वारा की गई लापरवाही की जांच करना। लापरवाही की जांच, फिर जांच के बाद आप जानते ही हो सिफारिश कि इसके विरुद्ध क्या कार्रवाई की जाए। तो सिफारिश की बात हो गई। दूसरी, जेल एवं अन्य संस्था, और ये जेल एवं अन्य संस्था कहाँ की? राज्य के नियंत्रणाधीन, राज्य के नियंत्रणाधीन हो। जेल एवं अन्य संस्था से तात्पर्य क्या है? जहां व्यक्तियों का क्या है, व्यक्तियों का या तो उपचार हो, उपचार से मतलब जेल में उपचार हो रहा है, या फिर उनका सुधार यानी कि नशा मुक्ति केंद्र में सुधार हो, या फिर उनका संरक्षण किया जाता हो, अर्थात कहीं वृद्धाश्रम वगैरह में रखा जाता हो उनको। तो व्यक्तियों का उपचार, सुधार एवं संरक्षण के लिए कोई जेल और संस्था है के लिए, तो इनके इनका निरीक्षण किया जाता है। इसके द्वारा इनका निरीक्षण, और निरीक्षण क्यों किया जाता है? कि इनकी जीवन दशाएं सही चल रही है कि नहीं चल रही है, और सही नहीं चल रही है तो इसके लिए क्या कार्रवाई की जानी चाहिए। राज्य सरकार को इसकी सिफारिश राज्य मानवाधिकार आयोग के द्वारा की जाती है। अर्थात ये वहां भी मानवाधिकारों के उल्लंघन की देखरेख करता है कि कहीं मानवाधिकारों का उल्लंघन या मानवाधिकारों का हनन तो नहीं हो रहा है। उसके बाद में फिर ये क्या काम करता है? और तो इसके बाद में कोई गैर सरकारी राज्य की बात कर रहे हैं हम, ये राज्य सूची के विषयों पे ही काम करता है, इसलिए राज्य के अंतर्गत गैर सरकारी संगठन या संस्था, गैर सरकारी संगठन या संस्थाओं को प्रोत्साहित करना। और कौन सी संस्थाएं प्रोत्साहित करना? और ये वह संस्थाएं हैं, गैर सरकारी संगठन या संस्थाओं, तो ये कौन सी? मानवाधिकारों के क्षेत्र में काम करने वाली, मानवाधिकारों के क्षेत्र में काम करने वाली। इसके बाद में और क्या काम है इसके? तो इसके अलावा भी काम है, और यह है कि मानवाधिकारों के लिए शोध करेगा। इसके अलावा फिर जो है मानवाधिकारों को किस प्रकार से बढ़ावा मिले, संरक्षण मिले, इसके जो है अन्य काम रहेंगे। और जो मानवाधिकारों के संरक्षण और मानवाधिकारों को बढ़ावा मिलने के लिए इसको उचित लगे वो काम भी ये कर सकता है। इसके बाद में जो याचिकाएं इसके द्वारा नहीं ली जाएगी, उसमें पहली है कि 1 वर्ष पुराने मामले इसके द्वारा नहीं लिए जाएंगे। 1 वर्ष से अधिक पुराने मामले, और उसके अलावा श्रम एवं सेवा प्रकरण, या फिर कोई औद्योगिक विवाद है
तो ये को नहीं लेगा। औद्योगिक विवाद, इसके अलावा कोई जो है सिविल विवाद है या सिविल विवाद है तो उसको नहीं लेगा। इसके अलावा इसके अधिकार क्षेत्र के जो मामले हैं उनको भी नहीं देखेगा। अधिकार क्षेत्र से बाहर, अधिकार क्षेत्र से बाहर, बाहर के मामले तो सबसे इम्पोर्टेंट तो है। और कोई अन्य, जैसे न्यायालय में या किसी अन्य आयोग में कोई लंबित है मामला, उसको भी ये नहीं देखेगा। तो कोई लंबित मामला है और किसी दूसरे आयोग में उसका जो है सुनवाई चल रही है, फिर किसी न्यायालय के अंतर्गत उसकी सुनवाई चल रही है, तो उसमें हस्तक्षेप स्व प्रेरणा से जरूर कर सकता है या फिर शिकायत पे हस्तक्षेप कर सकता है, लेकिन साधारणतः अपने यहाँ उस मामले को डायरेक्ट नहीं लेगा। इसके बाद में ये इसके पास सिविल न्यायालय की शक्ति होती है। तो शक्तियों की बात करें, शक्तियाँ, तो शक्तियों में सिविल न्यायालय की शक्ति, सिविल न्यायालय की शक्ति का तात्पर्य क्या है? सिविल न्यायालय की शक्ति, और सिविल न्यायालय की शक्ति क्या है? सिविल न्यायालय की शक्ति है कि साक्षी जो है, साक्षी को समन जारी करना है, साक्षियों को समन जारी करना, साक्षियों को समन जारी करना, जारी करना या फिर को बुलाना, को बुलाना या फिर शपथ पत्र पर, शपथ पत्र पर उनके बयान लेना, बयान लेना। और फिर ये इसके अलावा कोई दस्तावेज हो तो न्यायालय या सरकारी कार्यालय से, न्यायालय या कार्यालय से, कार्यालय से दस्तावेज मांगना, दस्तावेज मंगवाना, ये सिविल न्यायालय की शक्तियां हैं जो इसके पास है। इसके अलावा ये अपनी इसकी और शक्तियां हैं कि राज्य सरकार या केंद्र सरकार के किसी अधिकारी को या एजेंसी को ये जो है अपनी जांच के लिए को हायर कर सकता है या फिर उनको केंद्र सरकार और राज्य सरकार से मांग सकता है। और उन जो एजेंसी या अधिकारी इसके द्वारा लिए गए हैं उनको भी सिविल न्यायालय की शक्ति होगी, अर्थात वे भी इसी प्रकार काम करेंगे जैसे राज्य मानवाधिकार आयोग स्वयं कार्य कर रहा हो। और फिर उनके द्वारा जो रिपोर्ट सौंपी जाती है तो उनकी क्रॉस जो है चेकिंग इसके द्वारा की जा सकती है। इस प्रकार की शक्तियां इसको है। लेकिन एच.एल. दत्तू जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रहे हुए हैं, इन्होंने इसे बिना दांतों का बाघ या फिर कागजी शेर के नाम से पुकारा है। किसको? राज्य मानवाधिकार आयोग को। और राज्य मानवाधिकार आयोग को कागजी शेर या बिना दांतों का बाघ इसलिए कहा है कि ये किसी भी मुद्दे को, मानवाधिकारों के उल्लंघन से संबंधित मुद्दों को उठा सकता है, स्व प्रेरणा से संज्ञान ले सकता है। किसी शिकायत, किसी की शिकायत मतलब अर्थात स्वयं पीड़ित के द्वारा शिकायत किए जाने पे या अन्य किसी व्यक्ति के द्वारा शिकायत किए जाने पे उस पर संज्ञान ले सकता है, उसकी जांच करवा सकता है, केवल जांच करवा सकता है और सिफारिश कर सकता है राज्य सरकार को। और पीड़ित जो है या पीड़ित परिवार जो है उनको मुआवजा दिलाने की सिफारिश कर सकता है, लेकिन ये खुद से कुछ कार्यवाही नहीं कर सकता या खुद से कुछ सजा का प्रावधान इसके द्वारा नहीं किया जा सकता। इसलिए इसको बिना दांतों का बाघ या कागजी शेर के नाम से पुकारा है। किसने? एच.एल. दत्तू साहब ने। तो इसका काम है जांच करके और राज्य सरकार को सिफारिश करना कि क्या कार्रवाई की जानी चाहिए, लेकिन खुद से कुछ कार्रवाई इसके द्वारा नहीं की जा सकती। तो इस प्रकार ये एक जो है मानवाधिकारों के उल्लंघन को रोकने के अंतर्गत बढ़िया निकाय तो है, लेकिन पूर्ण तरीके से इसको जो है सारी शक्तियां, सजा वगैरह देने की शक्तियां इसको नहीं प्रदान की गई है। तो इस प्रकार आज हमने देखा राज्य मानवाधिकार आयोग। राज्य मानवाधिकार आयोग के अंतर्गत हमने महत्वपूर्ण धाराओं को देखा और राजस्थान में कब इसका गठन किया गया, किस प्रकार इसका स्ट्रक्चर वगैरह है वो हमने देखा। उसके बाद में राजस्थान जो राज्य मानवाधिकार आयोग के कौन कौन अध्यक्ष रहे, वर्तमान तक कितने सदस्य रहे, सर्वाधिक कार्यकाल, न्यूनतम कार्यकाल, सब देखा। उसके बाद में हमने देखा इसके कार्य और इसके अंतर्गत नहीं दायर की जाने वाली या फिर इसके द्वारा ग्रहण नहीं की जाने वाली याचिकाएं कौन सी है, और फिर शक्तियां देखी। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। थैंक यू।